Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tricks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is Mahanur Said and today I am here with a new topic that is bipolar disorder. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि bipolar disorder की टर्म का मीनिंग है क्या. Bipolar, bi means two, polar mean poles. दो पोल्स. अब इसको कंफ्यूज किया जाता है कि पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है कि दो पर्सनैलिटीज़ नहीं. यहाँ पे हम बात करते हैं मूड की. इंटेंस मूड चेंज को हम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का इंटेंस मूड चेंज होना. हम मूव ऑन करते हैं जर्नल ओवरव्यू की तरफ कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस करना आ जाएगा. अच्छा, इसका ऑनसेट जो है वो 15 to 19 ईयर्स के मिड में होता है एवरेज अगर हम देखें, और लेट 40s में नहीं होता. 20 से पहले पहले इसका ऑनसेट एवरेज देखा गया है कि ज़्यादा होता है. सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिक सिम्टम्स होते हैं और डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं. यही ज़्यादा और यही कम होकर तीन अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं. अब मेनिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. मेनिया का टर्म हिपोक्रेट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और मेनिया का मतलब होता है एलिवेटेड मूड, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीम पे खुश होना. रेसिंग थाट्स, इनके मतलब नए नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं, फ्लैश ऑफ आइडियाज़ है, अपने आप में बहुत ज़्यादा ये प्राउड होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. येस वी कैन डू इट. बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, नींद बहुत कम आती है, भूख कम लग रही होती है. बिहेवियर जो है वो ऐसा बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर शो कर रहे होते हैं. रिस्क लेना पसंद करते हैं कि चैलेंज एडवेंचर्स को फील करना पसंद करते हैं. यूफोरिया का मीनिंग होता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे चले जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, अब ये एक मूड के बारे में हमने बात कर ली, दूसरे मूड के बारे में बात करनी है डिप्रेसिव सिम्टम, जो बिल्कुल ऑपोजिट है. सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है, थके थके रहते हैं, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता, नींद और बहुत ज़्यादा आ रही होती है डिप्रेशन के पेशेंट्स को. स्लीप एपेटाइट के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, बार बार रोना आता है और कंसंट्रेशन नहीं होती, बार बार उनका जहन उदासी की तरफ जा रहा होता है. नेक्स्ट मूव ऑन टूवर्ड बाइपोलर 1 डिसऑर्डर. अब बाइपोलर 1 में क्या होता है, मेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड्स. अब साल में अगर 4 से 5 दफ़ा बाइपोलर 1 की एपिसोड्स आ रही हैं. किस तरह से आ रही हैं, जो एक्यूट केसेस होते हैं उसमें मेनिया 1 से लेकर 13 वीक्स तक लास्ट करता है और उसके बाद फिर डिप्रेशन का फेज स्टार्ट होता है. इसी तरह 1 से 13 वीक्स या इससे भी ज़्यादा अगर उसको ब्रेक ना किया जाए थेरेपी के ज़रिए. तो मेनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स, मेनिया भी होगा तो एक्सट्रीम पे खुश होंगे, या नहीं होंगे तो एक्सट्रीम पे डिप्रेस हो जाएंगे. ये मैंने नीचे सिम्टम्स लिखे हुए हैं. दीज आर कॉल्ड डिक फास्ट सिम्टम्स, जिसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी या डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया है. रेसिंग थॉट्स हैं, ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना, हालांकि रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता. आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इनके जहन में आ रहे होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़, नए आइडियाज़. एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है इनको, नींद कम आती है और बातें ज़्यादा करते हैं. बाइपोलर 2 में क्या होता है, बाइपोलर 2 में हमारे पास हाइपोमेनिया होता है. अब देखिए, हाइपो का मतलब होता है कम, कोई भी चीज़ कम है. अब इसमें डिप्रेशन तो उतना ही है जितना बाइपोलर 1 के पेशेंट को हो रहा है. इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है, इसमें जो मेनिया के हमने ऊपर सारे सिम्टम डिस्कस किए ना, उसका हम सिवेरिटी लेवल और उसका ड्यूरेशन कम कर दें अगर, तो उसको हम कहेंगे वो हाइपोमेनिया है. तो बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड्स होती हैं इंडिविजुअल को, क्लाइंट को. साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, ये है 50% कह लें. बाइपोलर 2 डिसऑर्डर हमने समझ लिया, अब उसको आधा कर लें तो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर बनता है. माइल्डर फॉर्म होती है बाइपोलर 2 की, इसमें डिप्रेशन भी कम हो रहा होता है, माइल्ड लेवल पे होता है, और हाइपोमेनिया हो रहा होता है. हाइपोमेनिया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेनिया की माइल्डर फॉर्म होती है. इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा सा और अच्छा समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे डिफरेंसेस पेपर में आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं ऐसे. डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 तो बहुत ज़्यादा आता है. अब जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करिए बाइपोलर 1 को, ऊपर वो टच करिए जाके मेनिया को, और नीचे बिल्कुल लो पे टच करिए डिप्रेशन को. मींस मेनिया एंड डिप्रेशन बोथ आर प्रेजेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं बाइपोलर 2, जिसमें मरून सी लाइन आपको नजर आ रही है, इसमें हाइपोमेनिया को वो टच करिए और डिप्रेशन को फुल टच कर रही है. साइक्लोथेमिया में वो हाइपोमेनिया को टच कर रही है, यूथेमिया पे भी आ रही है, मतलब नॉर्मल स्टेट पे भी आ रही है, और डिप्रेशन भी उनका माइल्डर फॉर्म पे, डिप्रेशन की बिल्कुल लास्ट पीक को वो टच नहीं कर रहा, ग्राफ वो लाइन नहीं टच कर रही. तो ये 3 डिफरेंसेस थे इन तीनों डिसऑर्डर्स के. हम मूव करते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ, और फिर हम देखेंगे कुछ ट्रीटमेंट जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. कॉजेज़, मैं बार बार कह चुकी हूँ कि कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस होती है तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, 3-4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करके ही एक साइकोलॉजिकल इलनेस बनाते हैं.
या तो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, अपने घर वालों से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर बचपन में कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके साथ हुआ है जो वो नहीं भूल पाते, जिसकी वजह से उनका मूड स्टेबलाइज नहीं रहता, या फिर ड्रग्स यूज़ करना। ड्रग्स का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर में। आपने देखा भी होगा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जब ड्रग्स कि कोई भी इंडिविजुअल अगर ड्रग्स ले रहा है और उसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भेज रहे हैं और वो कम कर रहे हैं, उसका ड्रग का इंटेक कम करें, तो उसका मूड बहुत शदीद किस्म का ख़राब हो जाता है। और ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपके मूड को बहुत एलिवेट कर देती हैं, जैसे मेनिया, और कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपको बिल्कुल डिप्रेसिव स्टेट में ले जाती हैं। तो ड्रग्स का बड़ा इम्पैक्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर में। ब्रेन की केमिस्ट्री भी डिफरेंट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। जब आप मेनिक उसमें होते हैं तो आपके अलग हार्मोन्स होते हैं रिलीज, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो वही हार्मोन्स जो आपको हैप्पी रखते हैं, सेरोटोनिन है जैसे, वो उसका लेवल कम हो जाता है। और स्लीप क्वालिटी अगर आपकी लो है तो ये भी अफेक्ट करती है। लास्टली हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। 4 बेस्ट ट्रीटमेंट हैं जो आप बाइपोलर डिसऑर्डर पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी। ये एक बड़ी अच्छी थेरेपी है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल थेरेपी है। ये क्लाइंट आया है आपके पास और वो सफ़र कर रहा है बाइपोलर डिसऑर्डर से। अब साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट का क्या रोल है इसमें? आपने उनसे कहना है कि आपने अपना बेड टाइम, कब आप उठते हैं, कब आप सोते हैं और दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, आपने उसको नोट डाउन करना है, अपनी रूटीन को नोट डाउन करना है। और फिर आपने देखना है कि इसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से, उस रूटीन में चेंज की वजह से आपके मूड पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर इफेक्ट हो रहा है तो आपका काम, साइकोलॉजिस्ट का काम उस वक्त ये होगा कि आपने उनको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देने हैं कि नींद अगर नहीं आ रही रात को, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आप किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। आपके स्लीप टाइम को, अपने वेक टाइम को, अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं कि आप बेहतर महसूस करेंगे। ये आपका रोल है उसमें। आपने उनको ट्रीटमेंट प्लान इस तरह से बना के देना होता है। फिर आता है सीबीटी। सीबीटी का नेम इंडिकेट करता है ये हमारे बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग्स को, तीनों को आपस में लेके चलता है। सीबीटी इज़ द बेस्ट थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेशन के अंदर जो क्लाइंट नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हम पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं। जो इरेशनल बिलीव्स हैं क्लाइंट के, मैं नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूँ, ये दुनिया ख़राब है, ये लोग ख़राब हैं, मैं भी ख़राब हूँ, इन चीज़ों को रैशनल बिलीव्स में कन्वर्ट करना होता है कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका मूड भी स्टेबलाइज रहता है। डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी। डीबीटी एक टॉक थेरेपी है जिसमें इंडिविजुअल को ये सिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने एक्सेप्ट करना है अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को भी और अपने नेगेटिव ट्रेड्स को भी। इट्स नॉर्मल। और आपने उनको मतलब ये नो हाउ, उनको नॉलेज देनी है थोड़ी सी अपनी, इनकी डिज़ीज़ के बारे में भी, उनकी डिसऑर्डर के बारे में भी, और उनको एक्सेप्ट करना सिखाना है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज सिखानी है, उनको रेगुलेट करना सिखाना है अपने इमोशंस को और अपनी थॉट्स को। अपना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने। अगर आप किसी की चीज़ का सोल्यूशन देख भी रहे हैं तो आप अपना ओवर थिंक ना करें। जो सोल्यूशंस आपको बेस्ट लग रहे हैं आप उनको लिस्ट डाउन करके उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। इससे भी मूड स्टेबलाइज रहने में हेल्प होता है। फैमिली फोकस थेरेपी, इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें आप फैमिली के साथ ही क्लाइंट को बिठाकर उनकी ट्रेनिंग करते हैं। फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्पाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपके अपने सिबलिंग्स से होते हैं, पेरेंट्स से होते हैं, कि किस तरह से उन्होंने आपको डील करना है कि आप जो है वो बेटर लाइफ गुजार सकें। फैमिली फोकस थेरेपी में क्लाइंट और थेरेपिस्ट का ये रोल होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।